हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने बहुत से टॉपिक कर लिए हैं पहले से ही और आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 21। हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे मूल कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। मूल कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेक्शन में हमने कंप्लीट समझ लिया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रदीप बुक से। तो आईटीएस क्लासेस 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ये जो केमिस्ट्री का कोर्स है 11th-12th केमिस्ट्री के लिए है, जो आईआईटी, जेईई, नीट और एनडीए कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफगेट, नेट गेट, सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जा रही है, कोई भी टेस्ट हो, वो ये कोर्स यूजफुल रहेगा। आगे बात करते हैं, आज हम करेंगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट था, मूल कॉन्सेप्ट पे कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। हमने एक मूल कॉन्सेप्ट के यूजेस देखे थे कि ये मूल कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ पर हमारे ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं यूजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के टाइप करेंगे और समझेंगे भी मूल कॉन्सेप्ट है क्या और इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन बोलूँगा कि भाई वो वाली इक्वेशन तो हमेशा याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमेशा याद रखना, मूल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा वो कभी भी नहीं अटकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मूल कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस थी उसमें था कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर मान लो बहुत सारे एटम्स है, उस एटम के एक सिंगल एटम का इसका एक्चुअल मास क्या होगा। ठीक है, एक होता है एक्चुअल मास होता है, एक होता है एटॉमिक मास, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है एक्चुअल मास, एक होता है एटॉमिक मास। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे अभी। तो ये कह रहे भाई सिंगल एटम का क्या करते हैं, एक्चुअल मास निकालना हो या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअल मास निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। ये कह रहा है भाई हमें निकालना मास ऑफ वन सिल्वर एटम, एक सिल्वर का एटम है उसका मास क्या होगा। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमें पता है, देखो एक इक्वेशन याद रखना, 1 मोल इक्वल टू कुछ भी हो, यहाँ पर एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी एटम और मोलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एटम और मोलिक्यूल दोनों में से एक कोई भी एक हो सकता है। वो भी किसके इक्वल होगा, इसके मोलर मास के। ठीक है, इसके मोलर मास के, ये तो मोलिक्यूल टर्म में। ठीक है, या फिर एटॉमिक मास या फिर उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, वो भी किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एक होता है, जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, 22.4 लीटर एट एक कंडीशन लेके चलते हैं एसटीपी में। ठीक है, 22.4 लीटर एट एसटीपी, या फिर अगर इसी को लीटर की टर्म में ना लिखूँ तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिखूँ तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से है। ठीक है, तो ये वाली टर्म है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं भाई कैसे, एक एक, एक करके देखेंगे। ये कह रहा है भाई 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम। ठीक है, भाई मान लिया एक सिल्वर का एलिमेंट है। देखो कभी भी हम देखेंगे ना, क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, या फिर एक कंपाउंड लेंगे, उसके कंपाउंड होगा, या फिर ठीक है कंपाउंड का ग्रुप होगा, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई 1 मोल सिल्वर एटम, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, या फिर 1 मोल सिल्वर एटम के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे सिल्वर के। ठीक है, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और ये कितने ग्राम एटम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि कितने ग्राम एटम सिल्वर के होंगे। ठीक है, तो सीधा सा हमें एटॉमिक मास याद रखना कि भाई सिल्वर का एक एटम के जो एक एटम होगा सिल्वर का, उसका एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो या फिर कहीं भी मास दिखाया गया हो वहां पर देख सकते हो। अब निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, भाई जो चीज अगर उसने पूछी है ना, जैसे मास पूछी है तो मास को ऊपर लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब हमसे पूछा हुआ है कि भाई मास निकालना है, मास ऑफ वन सिल्वर एटम का। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर एटम है। ठीक है, यानी कि एक एटम है सिल्वर का, उसका मास निकालना है। तो ये जो ग्राम वाला है ना, यानी कि ये मास है। ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे और इसके नीचे क्या रख देंगे, देखो मोल से तो सोल होगा नहीं, हम सोल किससे कर सकते हैं, क्योंकि एटम की टर्म दी हुई है, तो इससे डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम।
ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। या फिर एक और फॉर्मूला होता है कि भाई वो तो चलो छोड़ो, अभी नहीं करेंगे, उसका बाद में देखेंगे जब उसका यूज होगा। तो ये वाला याद रखना कि भाई इसका मास डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, देखो एक बात समझिए, देखो कि भाई इतने सारे एटम है, उसका मास क्या है, 108 ग्राम है। तो मैं पूछूं, अगर एक एटम का मास पूछूं तो क्या होगा, इसको सिंपली इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, अगर एक एटम का निकालना है तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। अब बात करते हैं मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, CO2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि भाई एक CO2 के मोलिक्यूल का कितना वेट होता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हमें पता है भाई 1 मोल CO2 किसके बराबर होगा, उसके मोलर मास से। तो इसका मोलर मास क्या होगा CO2 का, 12 कार्बन का प्लस 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16, तो टोटल क्या हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। अब 44 ग्राम क्या है, CO2। ठीक है, CO2 पूरी टोटल है, यानी कि 1 मोल के अंदर, उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे CO2 के, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि भाई हमें एक किस क्या निकालना है, 1 मोलिक्यूल का मास निकालना है। तो देखो हमारे पास टोटल है इतना और एटम है इतने। ठीक है, मोलिक्यूल, ठीक है मोलिक्यूल है इतने, एक का निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 44 से डिवाइड कर देंगे। या फिर सिंपल मैं बोलूँ तो अगर मास चाहिए ना, मास निकालना, मास ऊपर और मोलिक्यूल का नीचे, क्योंकि एक एटम का एक मोलिक्यूल का निकलवा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास एक CO2 मोलिक्यूल का मास निकल के आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल ईजी है, आराम आराम से करेंगे। टाइप नंबर 2 क्या कहती है कि भाई वन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल इन ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ये कह रहा है भाई, मान लो हमें कोई भी मास सब्सटेंस का मास दे दिया। ठीक है, अब उसके अंदर पूछ ले कि भाई उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है या फिर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें तो एक स्टेटमेंट या एक लाइन याद रखनी है, ये वाली, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 है, नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल पूछ रहा है कि भाई कितने होंगे, किसके अंदर, मास ऑफ एसिड यानी कि सल्फर का मोलिक्यूल दे दिया। कभी भी सल्फर मिलेगा वो मोलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा, उस वो 8 सल्फर के साथ अटैच होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, S8 का मोलिक्यूल मिलता है हमेशा सल्फर का। तो इसका S8 का क्या होगा, ए अगर एक का क्या होता है, देखो एक सल्फर का मास क्या कितना होता है, ये 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 किसका आया है यहाँ पर, ये आया है एक सल्फर का, नहीं ये भाई गिवन है। ठीक है, ये वाला, ये जो मास है ना ये गिवन है। ये पूछ रहा है कि भाई ये जो सल्फर का मॉलिक्यूल है ना, वो हमें 64 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मोलिकुलर मास तो हम नीचे निकालेंगे, एक सल्फर का मास होता है 32, हमें पता है। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सल्फर का मास होता है 32 और 8 एम का क्या हो जाएगा, S8 का निकालना, तो यानी 8 एटम है। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा 256 ग्राम। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम भी निकालना है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी निकालना है। पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकाल लेते हैं। हमें पता है 1 मोल सल्फर मोलिक्यूल में किसके बराबर होता है, वो होता है 256 ग्राम ऑफ सल्फर मोलिक्यूल के। ठीक है, और वो भी किसके इक्वल हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ सल्फर मोलिक्यूल। ठीक है, सल्फर यानी कि एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 64। देखो 256 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने। अगर हमें निकालना पड़ जाए कि क्या 64 ग्राम में, तो क्या करेंगे, देखो अगर हमें चाहिए, देखो क्या चाहिए, 64 ग्राम में चाहिए ना, यानी कि ये चीज ऊपर रहनी चाहिए। हमें चाहिए क्या, ग्राम वाली चीज, यानी कि ग्राम वाली क्या होगी, ये हमें चाहिए भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल वाली टर्म तो ऊपर रहेगी। ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 तो ऊपर रहेगी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म 256, क्योंकि ये इससे क्या निकल जाएगा, 1 ग्राम का निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितने मोलिक्यूल। ठीक है, ये निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, 64 ग्राम का, तो 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितने मोलिक्यूल कंटेन कर रहा है, भाई 64 ग्राम सल्फर है, वो कितने मोलिक्यूल कंटेन कर रहा है। देखो ये तो चीज़ है ना, बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ चाहिए ना उसको ऊपर रखो और जो चीज़ नहीं चाहिए उसको नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो जितनी चीज़ चाहिए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप कुछ एक क्वेश्चन और कर लोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
अब ये वाली चीज़ सोल्व करने के बाद देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो चीज़ चाहिए वो ऊपर रखो, क्योंकि ये वाली चीज़ तो ऊपर आ गया, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नीचे, और जितनी चीज़ चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये वाली चीज़। तो यहाँ से ना, यहाँ भी मास ग्राम में है, यहाँ भी मास ग्राम में, यानी ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर कितने बचेंगे, मोलिक्यूल बच जाएंगे, कितने मोलिक्यूल है। तो ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती, ये तो हमने क्या निकाला है कि भाई 64 ग्राम सल्फर मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि भाई कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, ये तो मोलिक्यूल है, एटम पता करने के लिए, यानी कि S8 क्या है, एक मोलिक्यूल है। अब इसके अंदर 8 सल्फर के होंगे। ठीक है, तो 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली को। ठीक है, अगर मोलिक्यूल को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे, 64 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो वही काम किया हुआ है, 8 इंटू ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये वाले एटम आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं इसके अंदर कितने प्रेजेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है भाई, कोई भी शुगर लगा लो। ठीक है, केन शुगर यानी कि इसको बोला है भाई, ये गन्ने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये C12H22O11। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है केन शुगर का। अब ये कह रहा है भाई हमारे पास कितना है, 34.2 ग्राम दिया हुआ है, इतना केन शुगर। ठीक है, तो इसमें बताना भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशन याद करनी है कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू 242 ग्राम। ये कहाँ से आया है, ये आया है इसका मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, 12 तो क्या है, कार्बन है, एक कार्बन का मास 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने 22, एक हाइड्रोजन का मास 1, और 11 क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16। तो इस सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 242 ग्राम आ जाएगा। यानी कि एक मोल ऑफ केन शुगर किसके इक्वल है, 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, यानी कि 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, वो भी किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ केन शुगर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब करते क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब कह रहा है भाई हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ, देखो इसी से कैलकुलेट कर लेंगे, हमें क्या चाहिए, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो ये माने मॉलिक्यूल चाहिए, ये वाली चीज टर्म ऊपर आएगी, ऊपर लिख दी हमने। ठीक है, अब क्या नहीं चाहिए, ये 300, मतलब कि मास वाला नहीं चाहिए 342 ग्राम, इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और कितना चाहिए, 34.2, यानी कि 34.2 ग्राम चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म आ जाएगी, इतना मोलिक्यूल हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बात 34.2 ग्राम केन शुगर में कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका भी हो सकता है, क्या चाहिए हमें। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय क्या नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं चाहिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना चाहिए। ठीक है, ये 3 टर्म निकाल लो, इससे आपको पूरा मूल कॉन्सेप्ट का समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ टर्म चाहिए होगी ना वो निकाल सकेंगे। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगा इसमें। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं भाई 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर है हमारे पास H2O। ठीक है, तो 1 लीटर H2O में उसकी डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब। ये बुक में है ना थोड़ा गलत दिया हुआ था, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा था, परंतु ये गलत है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब आना चाहिए था। ठीक है, तो यहीं पे मैंने करेक्ट करके लिख दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर ये है। ठीक है, अब हमें पता है भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो अब वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, और डेंसिटी है, हम निकाल सकते हैं मास। ठीक है, मास निकाल लेंगे और मास से ये पता कर लेंगे भाई इतने मास में कितनी क्या होगी, कितने नंबर मॉलिक्यूल होंगे। तो वही क्वेश्चन वही क्या पाएगा, देखो हमें पता है भाई 1 मोल में 1 मोल H2O में। ठीक है, पूरी लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए, 1 मोल H2O में 18 ग्राम H2O होता है। 18 ग्राम क्यों आया, क्योंकि H2O करेंगे तो दो तो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक मास होता है, प्लस और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यानी कि 16 एक मास होता है इसका। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन H2O के कितने मोलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे H2O के। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया कि डेंसिटी और वॉल्यूम से कन्वर्ट कर लेंगे हम मास में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसके बाद मास
डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में। अब इसको लीटर वाले को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो ये लिखा, तो मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ सही बात है, 1000 मिलीलीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना आ गया 1000 ग्राम, यानी कि हमें क्या निकालना है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में बताने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो वही क्वेश्चन देखो, वही इक्वेशन देखो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसको ऊपर रखो, क्या नहीं चाहिए ग्राम वाले को, यानी कि 18 ग्राम को नीचे रख देंगे। कितना चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम कितना चाहिए, 1000 ग्राम चाहिए, तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कितना चाहिए, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, उसका मास दिया हुआ है 0.05 ग्राम। इसमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे H2O के, ठीक है। तो हमें पता है, अज्यूम करके चलते हैं कि भाई वाटर की ड्रॉप क्या होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है, और उसका मास 0.0 ग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर मॉलिक्यूल बताने हैं कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो इजी सा है, क्या चाहिए मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23, क्या नहीं चाहिए 18 ग्राम, और कितना चाहिए 0.05 ग्राम। तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1.673 10⁻21। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। नंबर ऑफ एटम बताने हैं 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम बोल दिया ना इसने, या तो हम क्या करते हैं पहले इस मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं। Na2CO3 क्या एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। हमें Na का भी बताना कितने नंबर ऑफ एटम है, हमें कार्बन भी बताना कितने नंबर ऑफ एटम है 53 ग्राम में, हमें ऑक्सीजन भी बताना है कितने नंबर ऑफ एटम है 53 ग्राम में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें पता है भाई 1 मोल ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल है, इसके मोलिकुलर मास के। तो मोलिकुलर मास कैसे निकाला, दो तो सोडियम है, एक सोडियम का मास 23, एक कार्बन है उसी का मास 12 होता है, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 106 ग्राम आ जाएगा। और एक और बात, ये 106 क्या है, Na2CO3, ये वाला मॉलिक्यूल या फिर एक ये वाला कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। इतने ग्राम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे किसके, Na2CO3 के, ठीक है। अब बात करते हैं क्या किसकी, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमें निकाल तो लिया, पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में, ठीक है। वो बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी हमें मोल में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो एक बार बताता हूँ भाई, एक जो ये मोल रहेगा ना, क्यों मोल में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि मोल है ना वो सबके लिए सेम रहेगा, वो इस पूरे कंपाउंड के लिए भी मोल सेम रहेगा, वो एक सोडियम एटम के लिए भी मोल सेम रहेगा, वो कार्बन एटम के लिए भी एक वो मोल सेम रहेगा, और वो ऑक्सीजन एटम के लिए भी मोल सेम रहेगा। जो भी हम मोल निकाल देंगे ना वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने मोल निकाला। तो हमें बता भाई 1 मोल किसके बराबर है, 106 ग्राम Na2CO3 के, ठीक है। तो ये करा, हमें निकालना है 53 ग्राम, ठीक है, 53 ग्राम निकालना है। तो हमें चाहिए क्या, देखो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए मोल, क्योंकि मोल निकालना है, ठीक है। क्या नहीं चाहिए, 106 ग्राम वाला ये वाला नहीं चाहिए, इसको डिवाइड रखा। और कितना चाहिए 53 ग्राम, क्योंकि गिवन है, ठीक है, यही निकालना है, 53 ग्राम वाला चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 मोल ऑफ Na2CO3। इसका क्या मतलब कि भाई एन, ये जो 53 ग्राम था ना, 53 ग्राम Na2CO3 का कितना मोल होगा, वो होगा 0.5 मोल में, ठीक है। अब निकालते हैं वन बाय वन। पहले तो इसको डिसोशिएट करेंगे कि भाई Na2CO3 है उसको किस तरीके से आयनाइज होगा। देखो ये कितने सोडियम एटम है, 2, इसको तो आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब इस ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव 2 आगे और CO3 2 नेगेटिव। ये तोड़ना जो होगा ना, ये किस तरीके से टूटता है ये हम पढ़ेंगे जब हम बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, बॉन्डिंग का चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा भी हम ये किस तरीके से तोड़ रहे हैं, ठीक है। कि भाई 2 यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पर क्यों 1 क्यों आया, ठीक है। ये सारी चीज़ बता देंगे, अभी के लिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितने बराबर है, कितने Na पॉजिटिव है इसके अंदर, 1 मोल Na2CO3 के अंदर 2 मोल Na पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल
Na पॉजिटिव है, ठीक है। 1 मोल ऑफ Na2CO3, 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव। अब हमें निकालना है 0.5 मोल ऑफ Na2CO3। 0.5 यानी कि ये जो निकाला था ना हमने ऊपर, ये वाला, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। देखो क्या चाहिए हमें, मोल वाला चाहिए, क्या नहीं चाहिए, Na2CO3। देखो Na पॉजिटिव वाला चाहिए हमें, Na2CO3 वाला नहीं चाहिए, इसको डिवाइड में रखा, ठीक है। 2 को ऊपर, 1 को डिवाइड में, और कितना चाहिए, 0.5 मोल चाहिए Na2CO3 का, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जो भी मोल है, ठीक है, जो भी मोल आया 0.5 में कितने Na2CO3 मॉलिक्यूल है प्रेजेंट, ठीक है, वो निकालने के लिए Na पॉजिटिव कितने हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने सोडियम Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है किसमें, 0.5 मोल Na2CO3 में, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको कि भाई ये बोल रहा है 0.5 मोल जो हमने ऊपर निकाला था उसमें Na2CO3 इतना था, ठीक है, 0.5 मोल। अब इसी के अंदर 0.5 मोल के अंदर ही कितने Na पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, तो वो बात कर रहा है। तो यहाँ से देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये तो मोल है ऊपर, ठीक है, और नीचे ये वाली लिखी है, ये वाला चीज, ये भी मोल में होगा, ठीक है, और कितने Na पॉजिटिव वाला होगा ये हम निकाल रहे हैं, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला हमने भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों करा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, मतलब कि एक मोल में, ठीक है। तो आगे करते हैं हम। अब बताना है कि भाई एक मोल Na2CO3 के अंदर, देखो अब क्या निकाल रहे हैं, कार्बन एटम का निकाल रहे हैं, ठीक है, कार्बन एटम का निकाल रहे हैं। अब कार्बन एटम के अंदर देखो इससे निकाला जाएगा CO3 2 नेगेटिव, इस वाले से निकालेंगे कार्बन का। इसके आगे कितने नंबर ऑफ मोल है, 1, ठीक है। अगर किसी के आगे नहीं होता तो वो 1 एज्यूम करते हैं। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब क्या होगा, 0.5 मोल चाहिए Na2CO3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। ये तो क्या आ जाएगा 1 बाय 1, भाई हमें ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कितना चाहिए 0.5 चाहिए, ठीक है। तो 0.5 लिखेंगे, और वैसे ही जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम क्या निकाल रहे हैं, देखो यहाँ तक तो हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स है कि भाई Na2CO3 में कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि भाई कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं कि भाई ऑक्सीजन कितने होंगे। देखो अब CO3 2 नेगेटिव में यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने है, 3 है, तो इसके कितने मोल होंगे, अलग से देखा जाए तो 3 मोल होंगे। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 के अंदर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कितना चाहिए, 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 में पता करना है कि भाई कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, इतने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं टाइप 3 की। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशन। क्या 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 कह रहा है भाई, ये कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है एक वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम का केस आ गया, ठीक है, कि भाई इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, उस वॉल्यूम में कितना क्या प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो कंडीशन दी हुई है गैस की वो क्या होगी, एक फिक्स कंडीशन होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रॉब्लम नंबर 5 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है कितने प्रेजेंट है इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH4 गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसको निकालने के दो तरीके हैं, कैसे, एक बार पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। भाई गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, जो वॉल्यूम 1 है कितना है, ये 350 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर कितना है 273, और P1 क्या प्रेशर, ठीक है, पहला प्रेशर यानी कि 2 एटमॉस्फेयर। अब एक होता है एसटीपी कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, हमें पता है भाई उसमें प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेम्परेचर होता है 273, उसके अंदर वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। एक फॉर्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1,
इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इससे निकाल लेंगे। तो P1 V1 और अपॉन T1 रखेंगे और यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आएगी 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें एक लाइन तो वो पता ही है क्या, 1 मोल ऑफ NH3 यानी कि NH3 का 1 मोल, उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे NH3 के 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे। और एक और बात है कि भाई नाइट्रोजन NH3 के कितने, जो ये NH3 के मोलिक्यूल है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, NH3 के जो मोलिक्यूल होंगे उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर है। इसको सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा याद रखना पहले से ही, वो होगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। STP दोनों STP की कंडीशन है, 22.4 भी और 22,400 भी। ठीक है, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3। देखो अब बात करते हैं कि भाई हमें तो निकालना है V2 की। ठीक है, V2 के अंदर पता करना है कि क्या, V2 के अंदर क्या पता करना है कि हमें उसके अंदर कितने मोलिक्यूल है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मोलिक्यूल, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्या नहीं चाहिए सेंटीमीटर क्यूब वाली क्वेश्चन, यानी कि ये वॉल्यूम। तो 22,400 हमें नहीं चाहिए, कितना चाहिए 700 चाहिए। ठीक है, 700 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मोलिक्यूल में आ जाएगा कि भाई जो NH3 की जो मोलिक्यूल है ना उसका इतना वॉल्यूम है ना 700 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल है किसके, NH3 के। ठीक है, तो एक और अनदर मेथड है वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT का। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो RT को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। P रखेंगे, V रखेंगे, R रखेंगे, T रखेंगे, यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर N की वैल्यू निकालने के बाद उसको क्या करेंगे 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने इनमें किया था ना, ये क्वेश्चन जैसे हमने इनमें किया था कि भाई 6.022 को 10⁻23 को मोल से मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारे पास क्या आ गया था, क्या आ गया था हमारे पास मोलिक्यूल्स आ गए थे। तो इसी तरीके से है ये वाली चीज़, या फिर ये वाला मेथड अप्लाई कर लो या फिर ये वाला मेथड अप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अब एक 4 टाइप आती है, क्या, वो कैलकुलेट करवा सकता है आपसे साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम या मोलिक्यूल, कोई भी इंडिविजुअल एटम या मोलिक्यूल है उसका साइज कैलकुलेट करवा सकता है। अब एक बार जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर वो दी हुई है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मोलिक्यूल हमें निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। अब हमें दिया हुआ 1 मोल, देखो ये हमें पता ही है 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम होता है, मोलर मास निकाल लेंगे 18 ग्राम होता है। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ ये, देखो हम डेंसिटी निकाल लेते हैं ऐसे, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना में, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, ये यहाँ चला जाएगा और डेंसिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मास क्या है यहाँ पर 18 ग्राम और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, यानी वॉल्यूम ये आ जाएगा, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम क्या निकल जाए आ जाएगी 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर क्यूब, या तो हम इसको ये भी लिख सकते थे 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, ये भी क्या होगी 22.4 भी इसके हिसाब से ही आएगी, डेंसिटी के हिसाब से चेंज हो जाएगा ये भी। ठीक है, और कितने H2O मोलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23, इतने H2O मोलिक्यूल होंगे। अब एक मोलिक्यूल ऑफ H2O में कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी कि एक मोलिक्यूल है हमारे पास H2O का, उसका कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है 18 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। क्या नहीं चाहिए, मोलिक्यूल वाली टर्म नहीं चाहिए, और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना चाहिए 1 चाहिए, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, करोगे तो वही टर्म आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इतना वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि भाई एक एटम का मास निकाला था। अब क्या निकाल रहे हैं, एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर दिया सिंपली, वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, डायमीटर निकालेंगे, यानी कि हमें रेडियस पता होगी तो डायमीटर निकाल सकते हैं। हमें पता है भाई कोई भी वाटर का मोलिक्यूल है स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, और ये वाली वॉल्यूम हमने निकाल ली है पहले ऊपर, ये वाली वॉल्यूम निकाल ली, इसी को हम यूज करके आगे निकालेंगे रेडियस। रेडियस निकालेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22.7। ठीक है, अब सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगी r³ की वैल्यू, और r³ इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r की वैल्यू आ जाएगी ये 1.925 × 10⁻⁻8। ये तो रेडियस निकल गई।
हमें निकालनी है डायमीटर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, हमारे पास आ जाएगा डायमीटर। आगे करना है ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई हाफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये कह रहा है भाई कोई ऑक्सीजन का एटम है उसका डायमीटर बताना है कितना होगा, ठीक है। और एक कंडीशन दी हुई है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा ना वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि या कोई भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वो किसके हाफ होगा, वाटर मॉलिक्यूल के हाफ होगा, ठीक है। तो देखो यही लगा रखा भाई 4 पाई 3 पाई r क्यूब, आर क्या ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन एटम के रेडियस ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि भाई ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो वाटर के मॉलिक्यूल का, वाटर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ है। हाफ कर दिया, आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके 22/7 सोल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो डायमीटर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, हमारे पास आ जाएगा डायमीटर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आगे जो क्लास होगी वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम नंबर 7 से।